नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाए, दैट इज पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही मायने में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से एक हमारे देश के लिए, विच डायरेक्टली डील्स विद द इमरजेंसी। अब एक सिंपल क्वेश्चन बेटा, इमरजेंसी के लिए कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 18 है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी में आर्टिकल कौन कौन से याद रखने हैं। लेकिन उससे पहले चीज देखेंगे बेटा, इमरजेंसी को समझने के लिए पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी इन द इंडिया। इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी होती है बेटा। वन इज योर नेशनल इमरजेंसी, इसे हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। दूसरा है बेटा आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसे राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और तीसरा है बेटा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे कहते हैं आप वित्तीय आपातकाल। अब देखिए बेटा, जो आपका ये नेशनल इमरजेंसी है, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, स्टेट इमरजेंसी को मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो स्टेट इमरजेंसी है दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीजों को थोड़ा सा बेटा आराम आराम से करते हैं, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। तो पहली चीज पता लगे कि 3 तरह की इमरजेंसी है, पार्ट 18 के अंदर है, एंड इट इज बोरोड बेटा। इसके जो प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजन बेटा बोरो किए गए हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, ठीक है, और कुछ प्रोविजन इसके बोरो किए गए हैं जर्मनी से। सम प्रोविजंस आर बोरो फ्रॉम दी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे 2 बातें याद रखेंगे कि पहली चीज, कुछ बातें गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बोरो की गई हैं, कुछ बातें जर्मनी से बोरो की गई हैं। पार्ट 18 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। नेशनल जो है अंडर आर्टिकल 352, स्टेट जो है अंडर आर्टिकल 356, और जो फाइनेंशियल दैट इज अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन इमरजेंसी को इंपोज करने के अपने अपने तरीके हैं बेटा, उन पे फोकस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी इंपोज ऑन द 2 कॉजेस। मतलब जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसके 2 कॉज होंगे। तो पहला होगा बेटा इंटरनल कॉज, और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगाने का एक ही कॉज है, उसको समझेंगे कौन सा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फेल्स। ठीक है, और यह होगा बेटा आपका इकोनॉमिकल क्राइसिस, जब भी देश में इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत पुअर हो जाएगी तो। अब इंटरनल इमरजेंसी लगाने के बेटा एक ही कॉज है, देयर इज वन कॉज फॉर द इंटरनल इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड एज आर्म्ड रेबेलियन। सैन्य विद्रोह कर दिया जाए। और एक्सटर्नल बेटा 2 कॉज दे रखे हैं, पहला होगा आपका वॉर और दूसरा होगा एक्सटर्नल अग्रेशन। इन चीजों को हम बहुत स्मूथली और आसान समझ के चलते हैं। देखो, अब ये तो पता लग गया बेटा कि ये बातें रिपीट कर चुका हूं, ये रिपीट कर चुका हूं। अब इसको रिपीट करने की बारी है कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के 2 तरीके होंगे बेटा। एक होगा इंटरनल कॉजेस की वजह से, मतलब देश के अंदर खुद कुछ ऐसा हो जाए कि हमें आपातकाल लगाना पड़े, या फिर कोई बाहरी खतरा हमारे ऊपर हो तो हमें इमरजेंसी इंपोज करनी पड़े। अब इंटरनल कॉज के लिए क्या है, आर्म्ड रेबेलियन। जैसे 1857 का रिवॉल्ट याद कर लें कि अगर अभी करंट में कोई इंसान ऐसा हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आर्म रेबेलियन करना शुरू कर देगा, इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल इमरजेंसी इंपोज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल में 2 तरीके हैं, या तो वॉर होगा किसी देश के साथ होगा, या तो कोई फॉरेन जो इन्वेडर है हमारी कंट्री के अंदर इन्वेजन करना शुरू करेगा, तब हम कहीं जाके हम क्या करेंगे, अपनी नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करेंगे। लगता है किसी बच्चे कोई डाउट है, एक बार देखें। गरिमा, वाओ गरिमा बेटा 28 मिनट लेट, एनीवेज आ जाओ। चले बेटा, तो ये जो कंडीशन है इस पे हम इंपोज करेंगे अपनी इमरजेंसी। अब जो स्टेट इमरजेंसी है दैट इज ऑल्सो नोन एज बेटा प्रेसिडेंट रूल, इसको अपन प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। एंड प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज्ड जब भी क्या होगी, किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो फेल कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन केस अगर चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वो किसी कारणवश अपने काम को संभाल नहीं पा रहे और पूरी गवर्नमेंट जो है यूपी की फेल कर जाती है, तो उस कंडीशन में मजबूरन
स्टेट इमरजेंसी इंपोज करके पूरी जो रूलिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। एंड लास्ट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज ओनली इन द कॉज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना दे पाए, मतलब हम अपना भुगतान ना कर पाए, हम पे पैसा बिल्कुल ना रह जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से आगे बढ़ जाए, इकोनॉमिक खत्म होने लग जाए, इन दैट सिचुएशन ये लगाई जाएगी। आज तक इसको इंपोज नहीं किया गया है, ये मल्टीपल टाइम इंपोज हो चुकी है बेटा, और ये जो है ये आज तक केवल 3 बार इंपोज की गई है। इट इज ओनली फॉर द 3 टाइम इन द इंडियन नेशन, इसको आज तक केवल 3 बार लगाया गया है। चलो अब इसमें हम इसके बैकग्राउंड को समझ लिया, अब हर एक सेगमेंट को हम आगे लेके चलते हैं। जैसे बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की, इसको लगाने का तरीका क्या है। अब बेसिकली बेटा देखो, सिंपल सी धारणा समझो कि तीनों तरह की इमरजेंसी जो है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल हो, या फिर स्टेट हो, या फिर नेशनल हो, तीनों इमरजेंसी को इंपोज कर सकता है केवल एक इंसान, जिसका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो आपातकाल लगा सकते हैं किसी भी टाइप की। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट यूजिंग हिज पावर अंडर आर्टिकल 352, मतलब वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन, राष्ट्रपति को अगर लगता है बेटा कि इन दोनों में से कोई भी एक कॉज या इन तीनों में से कोई भी कॉज देश के अंदर है, तो वो इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं कर सकते। इसके लिए भी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस, कुछ सर्टेन कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि सपोज करो दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा, एंड ही कैन इजिली इंपोज इमरजेंसी, वो कभी भी आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन ही विल रिक्वायर्ड अ रिटन, देखो ध्यान से बेटा, उनको चाहिए होगा एक रिटन नोटिस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट समझा रहा हूं आपको, देखें कि प्रेसिडेंट इजिली इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन उनको क्या चाहिए होगा, एक रिटन नोटिस या रिटन एडवाइस चाहिए होगा, किसका, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये लोग क्या करेंगे, एक रिटन नोटिस भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमें लगता है कि देश का सिचुएशन ऐसे है कि आप आपातकाल लगा दें। प्रेसिडेंट क्या करेगा बेटा, उनको दोबारा ये चीज भेज सकता है, वो बोलेगा कि एक बार आप लोग दोबारा विचार कर लें, क्योंकि एक बार अगर मैंने इमरजेंसी इंपोज कर दी, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम इससे वापस ना हट सके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री कहेंगे ठीक है सर, हमको लगता है बट सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, बट आपातकाल लगाएं। तो प्रेसिडेंट इनकी बात को मानते हुए बेटा एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, ही विल प्रोक्लेम अ नोटिस, एक नोटिस डिक्लेयर कर देगा बेटा। उस नोटिस के चलते हुए 1 महीने की इमरजेंसी जो होगी वो अपने आप इंपोज हो जाएगी। 1 मंथ इमरजेंसी विल बी इंपोज्ड ऑन द नेशनल लेवल, पूरे देश में 1 महीने का आपातकाल लग गया। अब इस 1 महीने के पहले बेटा, इस 1 महीने के पहले इस प्रोक्लेमेशन नोटिस को अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का। सो दिस नोटिस विल गो टू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के पास जाएगी। पार्लियामेंट के पास 2 ऑप्शन है बेटा, पार्लियामेंट या तो नो कर देगी या तो पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देगी। अब बेटा जब पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी तो ये इमरजेंसी आगे एक्सीड कर दी जाएगी 6 महीने के लिए, और 6 महीने करते करते बेटा अप टू 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक हम देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं। बट एक साथ 3 साल ही कभी लगेगी, पहले 6 महीने की लगेगी, फिर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट देखिए सिचुएशन फिर से खराब है, फिर 6 महीने का इंपोज कर देगी, फिर 6 महीने, ऐसे करते करते अप टू 3 इयर्स तक लगा सकती है वो। और अगर पार्लियामेंट ने बेटा नो कह दिया, सो जो ये 1 महीने था, इस 1 महीने के बाद ही इमरजेंसी क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब उसी 1 महीने के अंदर इमरजेंसी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी अगर पार्लियामेंट ने इसको डिसअप्रूव या अप्रूवल नहीं दिया। अब इसमें कुछ सर्टेन कंडीशन क्या है बेटा, कि एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, लोकसभा टर्म कैन एक्सटेंड फॉर अ ईयर। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लोकसभा का जो टर्म है बेटा उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, कब, जब भी सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी की होगी। अब ऐसा क्यों होता है, बात समझो कि कभी कभी ऐसा है कि 2024 में इलेक्शंस थे बेटा, मान के चले, और अब इलेक्शन भी है, उसी इलेक्शन का फायदा उठा के चाइना ने हम पे अटैक कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, या फिर आर्म रेबेलियन होगी देश के अंदर, इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाएगी तो सरकार कौन बनाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो जब तक हालात ठीक नहीं होते, हम मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे,
इसलिए हम बोलेंगे कि भाई जो करंट लोकसभा है इसको 1 साल और रहने दो, अगली बार हम क्या करेंगे, जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा या विद्रोह खत्म हो जाएगा, वी विल री इलेक्ट अ न्यू लोकसभा। लेकिन जब तक सेशन कंटिन्यू नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं, 1 साल एक्सीड कर देते हैं। ये नहीं कि हमेशा किया ही जाएगा, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए देश का कि 24 में इलेक्शन भी थे और इसी टाइम पे इमरजेंसी भी लगा दी गई, तो 1 साल के लिए इनका टर्म बढ़ा दिया जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कितने सालों के लिए लोकसभा का टर्म बढ़ सकता है, तो आप बोलोगे 1 ईयर। लोकसभा मतलब इस नोटिस के पास कितने दिन का टाइम होता है अप्रूवल के लिए, सर 1 महीने का टाइम होता है। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। और पार्लियामेंट का अप्रूवल सर चाहिए होता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, मतलब जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, उनके 2/3 लोग इस बात को सहमति दें कि हम एग्री करते हैं इस बात से कि भाई ये प्रोक्लेमेशन बिल्कुल सही है। अब इसके साथ बेटा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से ज्यादा फ्रेम करता है, तो इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं कि बीच में एक्टिव होते हैं बेटा आर्टिकल 358 और एक्टिव होता है आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 358 कहता है बेटा जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नोटिस रिलीज करेगा, वैसे ही आपका जो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ फंडामेंटल राइट, वो सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। उसके अंदर जो 6 राइट दिए हैं बेटा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बेटा इनके अलावा और भी दूसरे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना चाहिए, तो अगेन वो नोटिस रिलीज करेगा और नोटिस रिलीज करके और आपके फंडामेंटल राइट खत्म कर देगा, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, मतलब राइट टू लाइफ एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये 2 आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बिलीव मी बेटा, अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, जो ये सामने चार्ट बना हुआ है, इससे बाहर कुछ सवाल उसने दिया नहीं है एग्जामिनर ने, एसएससी में तो खासकर। अब उसके बाद एक लास्ट नोटिस आप याद कर लेंगे कि मैंने कहा था कि मतलब जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है इंडिया में 3 बार अप्लाई की गई है, तो 3 बार बेटा, एक टाइम था 1962 का वॉर था, ठीक है, चाइना के साथ, पहले बार इमरजेंसी तब लगेगी थी। दूसरा बेटा 1971 में था पाकिस्तान के साथ, और तीसरा आपको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है, और ये तो इंटरनल कॉज पे था। तो ये दोनों बेटा एक्सटर्नल कॉज पे लगाए गए थे वॉर में, और ये लगाया था आर्म रेबेलियन कॉज में। तो आज तक केवल 3 बार इमरजेंसी इंपोज की गई है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी बातें, इतनी बात अगर आप बेटा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से दिमाग में रखेंगे तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ट्रिक जहां बार बार घुमाता है बेटा, कौन सा आर्टिकल सस्पेंड अपने आप होता है, कौन सा आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता, कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है, ठीक है जी। पार्लियामेंट के कितना टाइम होता है अप्रूवल के लिए, 1 महीने का टाइम होता है। कितने तक टाइम बढ़ सकता है सर, 1 साल तक का टाइम बढ़ सकता है। एक बार में आपातकाल 6 महीने लग सकती है, अप टू सर 3 इयर्स लगाई जा सकती है। कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, किसकी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, मतलब पार्लियामेंट की। इन केस अगर लोकसभा डिसॉल्व होने वाली ईयर पे होगी तो एक कार्यकाल बढ़ा के उसकी परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। और इसको इंपोज कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको इंपोज कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट बेटा बोरो कहां से किया गया था सर, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम 1935 एंड सम प्रोविजंस हैव बोरोड फ्रॉम जर्मनी। कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की होती है, नेशनल हमने पढ़ लिया है। अब आगे फोकस करेंगे अपनी स्टेट इमरजेंसी पे।